हे लर्नर्स, दिस इज़ प्रिया बर्नवाल एंड वेलकम बैक टू वी लर्निंग। सो आज मैं फिर से आपके साथ आई हूँ रिवीजन सीरीज़ लेकर। और रिवीजन सीरीज़ की ये हमारी 5th क्लास है जिसमें हम लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस डिस्कस करने वाले हैं। इसके पूरे 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करी है मैंने, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। वो क्वेश्चंस हैं जिनसे हमेशा रिपीट होते हुए आए हैं क्वेश्चंस। तो प्लीज़ एंड तक क्लास को देखें और हर एक क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश करें खुद से। वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चंस अटेंड करने की कोशिश करिएगा। और मुझे लास्ट में कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आउट ऑफ 30 आपके कितने आंसर्स करेक्ट हुए हैं। ओके, I hope you'll enjoy the class. Let's proceed further for the first question. और ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पे न्यू हो तो यार सब्सक्राइब भी कर देना, बेल बटन पे भी प्रेस कर देना सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियोस लेकर आऊँ आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। सो यस, द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, that is, arrange the following stages of formation of companies in a proper sequence. ये जो स्टेजेस दे रखे हैं कंपनीज कैसी फॉर्मेशन होती है कंपनी की, उसके स्टेजेस को आपको प्रॉपर सीक्वेंस में सेट करना है। सो स्टार्ट डूइंग इट। प्लीज पॉज द वीडियो, रीड द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड स्टार्ट आंसरिंग. So yes, the correct answer for this particular question will be number 3. The first stage is promotion stage. सबसे पहला स्टेज है promotion stage. Next one is selection of name. Name की selection, कंपनी के नेम की selection करनी. Next, incorporation stage. And after that, raising of share capital stage. Share capital raise करना market में. And then लास्ट वन इज कमेंसमेंट स्टेज, फाइनली बिजनेस को कमेंस करना. तो ये सारे प्रॉपर स्टेजेस हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. ओके, नाउ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि ये हमारा फास्ट रिवीजन क्लास है तो हम ज़्यादा लेट नहीं करेंगे क्वेश्चन पे. ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. ये मैचिंग वाले क्वेश्चंस हैं, ज़रा ध्यान से पढ़ना. So here you have ordinary damages, special damages, exemplary damages and nominal damages. So the types of damages are given here and the definitions for these damages are given this side. Okay, so pause the video and start answering. Try to answer by yourself. So the correct answer for this particular question will be number 1. ऑर्डिनरी डैमेजेस कौन से होते हैं? विच इज अराइज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एंड नंबर बी, स्पेशल डैमेजेस कौन से होते हैं? स्पेशल डैमेजेस आर द डैमेजेस वेयर द कॉन्स्टिट्यूट इनडायरेक्ट लॉस सफर्ड बाय द अग्रीव्ड पार्टी ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट, नंबर सी, एग्जेम्पलरी डैमेजेस कौन से डैमेजेस होते हैं? तो ये दे आर क्वाइट हैवी इन अमाउंट, ये बहुत ज़्यादा होते हैं ये डैमेजेस. अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट, बहुत बड़ी वाली डैमेज हो गई है तो हम इसको कंसीडर करते हैं. दे आर क्वाइट हैवी इन अमाउंट एंड आर अवॉर्डेड बाय वे ऑफ पनिशमेंट ओनली, और इसके लिए बस पनिशमेंट ही मिलती हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज नॉमिनल डैमेजेस. नॉमिनल डैमेजेस कौन से होते हैं? Nominal damages are never granted by way of compensation for the loss. इसके लिए कोई grants नहीं मिलते. It is never granted by way of compensation for the loss. So correct answer is number 1. Now next question पे चलते हैं. Here is your third question, that is, a claim for quantum merit cannot exceed. जो हम क्लेम करते हैं क्वांटम मेरिट में, वो एक्सीड नहीं कर सकता. किन केसेस में और कैसे? सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी नंबर 2. व्हेन एन इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लम्प सम इज पार्शली परफॉर्म्ड. पूरे परफॉर्म नहीं होती, पूरी नहीं होती है, पार्शली अगर हुआ हो तो हम उसे वो एक्सीड नहीं कर सकती. Okay, a claim for quantum merit cannot exceed when an indivisible
indivisible contract for a lump sum is partially performed. Sorry, it's slip of tongue. चलो, होता है, आपके साथ भी होता होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Yes. So next question number 4 is here. Which one of the following is a promissory note? इसमें से कौन सा promissory note है? तो कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आपको आंसर करने हैं. अच्छे से रीड करें और फिर आंसर करने की कोशिश करें. So I promise to pay rupees 7,000 7 days after my marriage, or on demand I promise to pay B or rupees 5,000. I promise to pay 5,000 on C's death provided C's leaves with me enough money to pay that sum, या फिर I acknowledge to be indebted to you for 10,000 to be paid on demand for value received. So the correct answer for this particular question will be number D. Okay. तो प्रॉमिसरी नोट के बारे में ये नंबर डी बिल्कुल सही दे रखा है. चलो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सी, ये ऑन डिमांड का क्वेश्चन देखकर मुझे याद आया, एक टेलीग्राम पे मुझे आया था ऑन डिमांड एंड एट साइट. तो अभी जब ये आया है तो मैं बता दूं, ऑन डिमांड और एट साइट दोनों सेम चीज़ें हैं. अगर किसी भी प्रॉमिसरी नोट के बारे में ऑन डिमांड या एट साइट थोड़े से ट्विस्ट करके दे दे तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विद दिस. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं. Question number 5 is, which of the following are not the objectives of Competition Act 2002? इसमें से कौन सा Competition Act 2002 की ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये आपको आंसर करना है. सो प्लीज़ रीड द ऑप्शंस केयरफुली एंड देन आंसर द क्वेश्चंस, बिकॉज यहाँ आपके पास कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और यहाँ उन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट करना है. So the correct answer for question number 5 will be number 4, B and C only. It provide a reasonable level of reliability and connect operation. बिल्कुल सही. Next, adhere to generally accepted security procedures. ये adhere करता है generally accepted security procedures को. तो these are the correct answers. B and C are the correct answers. These are not the objectives. Competition Act कभी भी इन चीज़ों के लिए बढ़ावा नहीं देता. ओके, इन चीज़ों के लिए कभी भी Competition Act में बढ़ावा नहीं मिलता. अच्छा, और एक बात मैं बताऊं, Competition Act मैंने करवाया हुआ है आपको, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो अगर आपको Competition Act के बारे में कुछ भी जानना हो तो. चलो, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हाँ, here is your next question. Arrange the following procedure for the grant of patent in a proper sequence. आपने क्या करना है, इनको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है. अगेन ये आपका अरेंजिंग वाला क्वेश्चन है जो बहुत आया है, और भी ऐसे कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. तो अरेंज करना है इसको प्रॉपर सीक्वेंस में फॉर द ग्रांट ऑफ पेटेंट. ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 विल बी नंबर 2. सबसे पहले क्या करना है, द फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ द वर्क हु क्लेम्स टू बी ट्रू एंड फर्स्ट ऑनर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव. ओके, एंड देन फॉर ईच इन्वेंशन सेपरेट एप्लीकेशन फॉर अ पेटेंट शैल बी मेड. सेपरेट एप्लीकेशन बननी चाहिए. नेक्स्ट इज द ट्रू एंड फर्स्ट ओनर shall apply in form 1 and legal representative of true owner shall apply in form 2. ओके, तो फर्स्ट ओनर, ट्रू ओनर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव की अलग अलग डायरेक्शन में एप्लीकेशंस चलती हैं. नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज अ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन शैल बी फिल्ड विद अ फी ऑफ ₹50. येस, ये खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ क्योंकि इसमें पूरा आपका पेटेंट राइट कवर हो जा रहा है. ओके, तो कितने की फ़ी लगती है, ₹50 की फ़ी लगती है विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन. ये कंप्लीट स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए उसकी. तो दिस इज़ द लास्ट स्टेप. ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. अगेन इट्स मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. मैचिंग वाले क्वेश्चन है. तो यहाँ आपके टाइप्स ऑफ डिलीवरी दे रखी हैं.
टाइप्स ऑफ डिलीवरी, और यहाँ उनके डेफिनेशंस दे रखे हैं, उनके मीनिंग्स दे रखे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर करने की कोशिश करें एंड रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। और एक बार में जब क्वेश्चंस ना समझ आए ना, उसे 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, उसके बाद भी ना आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ, क्योंकि इतना टाइम हम एक क्वेश्चन पे नहीं दे सकते। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7 विल बी नंबर 2। एक्चुअल डिलीवरी किसे बोलते हैं? एक्चुअल डिलीवरी मीन्स फिजिकल हैंडिंग ओवर द पोजेशन ऑफ द गुड्स बाय द सेलर टू द बायर। जब फिजिकली जाकर हैंड ओवर किया जाए ना गुड्स की पोजेशन फ्रॉम द सेलर टू द बायर, वी कॉल इट एक्चुअल डिलीवरी। नेक्स्ट, नंबर बी इज मैच्ड विथ 4। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी किसे कहते हैं? एक्नॉलेजमेंट बाय अ थर्ड पर्सन इन पोजेशन ऑफ गुड्स to hold them on behalf of or at the disposal of the buyers. Okay, symbolic delivery किसे कहते हैं? When delivery of means of obtaining possession of goods by the seller to the buyer. Now अब डिलीवरी, सिंपल डिलीवरी की मीनिंग क्या है? इट मीन्स वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर। अगर आपने डी का आंसर फाइंड आउट कर लिया ना, सिर्फ डिलीवरी का फाइंड आउट कर लिया, तो आपको आंसर वैसे ही मिल जाना था। ओके, तो इस तरह से आपने आंसर्स फाइंड आउट करने हैं, बहुत ही माइन्यूटली देखना है, अच्छे से देखना है ऑप्शंस को, और फिर आंसर करना है। नाउ आई थिंक वी शुड मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 8, which is here. The amount of penalty for making a false statement to the competition commission by a person who is a party to a combination shall be between. अमाउंट ऑफ पेनल्टी कितनी की लगती है अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट देता है कंपटीशन कमीशन में? अगर कोई कॉम्बिनेशन है, एक पार्टी किसी कॉम्बिनेशन में है, तो वो फॉल्स स्टेटमेंट दे रही है, तो पेनल्टी कितनी की लगेगी? सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8 विल बी बी, 50 लाख टू 1 करोड़। कितनी की पेनल्टी होगी? 50 लाख से 1 करोड़ की पेनल्टी लगेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग एसेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट? इसमें से कौन सा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के लिए करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? तो वीडियो को स्लाइड को अच्छे से ध्यान से देखें और आंसर करने की कोशिश करें। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी नंबर बी। एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल और कन्वेयंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी। ओके, तो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल और कन्वेयंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी, it will be the statement is incorrect. Okay, लीगल रिकॉग्निशन डिजिटल सिग्नेचर्स के चाहिए होते हैं। जस्टिस डिस्पेंसेशन सिस्टम भी, अगर किसी तरह की साइबर क्राइम की बात हो रही हो तो वो भी मिलता है हमें। लीगल रिकॉग्निशन तो मिलती ही है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को, बट ये नहीं होता। सो नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10. Yes, question number 10 is, which of the following are included in person अंडर सेक्शन 17(1)? पर्सन के अंडर इसमें से कौन सा आता है? अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ देम। ये सभी तो आते हैं। अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अ कंपनी, अ फर्म, एन इंडिविजुअल, अ लोकल अथॉरिटी, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, ये सभी आते हैं पर्सन की कैटेगरी में। ओके, नाउ अब ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये कौन से सेक्शन के अंदर आता है, तो ये भी पूछा गया है क्वेश्चन एक बार, तो इसीलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ। ये याद रखना, ये सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के अंदर कंसीडर होता है। सो ऑल ऑफ देम विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो 10 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। चलो अब चलते हैं हम 11th क्वेश्चन पे। एंड येस, अगर इसमें से कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता हो आपने नहीं पढ़ाया और मैंने क्वेश्चन पुटअप किया है,
आपने नहीं पढ़ा है और मैंने क्वेश्चंस पुटअप किया है तो आप क्या करोगे, आप टेलीग्राम पे या कमेंट सेक्शन में ही, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे कहना, मैं एक शॉर्ट्स वीडियो या फिर एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगी उन टॉपिक्स पे. ओके, सो यस, लेट्स डिस्कस द 11th क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज अ माइनर takes a loan of 4,000 from B. A is a minor who has taken loan 4,000 from B during his minority. On attaining majority, he applies to B for a further loan of 3,000. अब उसने मेच्योर होने के बाद फिर से मेजॉरिटी में आकर उसने फिर 3,000 का किया, अप्लाई किया है. Now B gives this loan and obtains from A a combined promissory note of 7,000. क्योंकि एज अ माइनर उसने 4,000 के लिए अप्लाई लिया था और अभी 3,000 लिया है, तो टोटली अब B ने उस पर 7,000 का प्रोमिसरी नोट जारी कर दिया है. नाउ दिस इज कंसीडर्ड एज, ये किसके अंदर आएगा, क्या ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है या यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है ये बताओ. What will be the correct answer for question number 11? So the correct answer will be valid contract. ये बिल्कुल वैलिड है क्योंकि अब वो मेजॉरिटी में रीच कर चुका है. अब ए मेच्योर है तो वो 7,000, वो जो 4,000 पहले वाला था जब वो माइनर में कंसीडर हो रहा था ए, तब वाला ऐड करके अमाउंट अभी प्रॉमिसरी नोट बना दिया 7,000 का, तो व्हाट्स द बिग डील. इसको कंसीडर करेंगे हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में. ओके, दिस इज द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 इज which of the following statements are true regarding the objectives of right to information act. right to information act के objectives के लिए इसमें से कौन सा करेक्ट बोल रहा है, इसमें से कौन सा objectives है right to information act का. basically this you have to answer. So please read the questions carefully and answer. So yes, the correct answer for this particular question will be number 2. A, B, C and D. All of the following will be the correct answer for this question. To operationalize the fundamental right to information, to set up systems and mechanisms that facilitate people's easy access to information, बिल्कुल सही, इजी एक्सेस हो सके, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होती है गवर्नेंस को लेकर के, उसको प्रमोट किया जाए, और करप्शन और इनएफिशिएंसी जो पब्लिक ऑफिसेस में हो रही हैं उसमें थोड़ी सी गिरावट आए, इसके वजह से ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था. सो दीज ऑल आर द ऑब्जेक्टिव्स. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 13. Here it is, which one of the following sales taxes have not been replaced by GST? इसमें से कौन सा टैक्स है जो GST आने के बाद भी रिप्लेस नहीं हुआ? लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, टैक्सेस ऑन लॉटरीज, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, कौन सा टैक्स है बताओ. सो करेक्ट आंसर विल बी नंबर सी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम. कस्टम ड्यूटी जो है उसको नहीं रिमूव किया गया है. ओके, इट्स नॉट बीन रिप्लेस्ड बाय GST. तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सो करेक्ट आंसर इज नंबर सी, क्योंकि वो ड्यूटी है तो वो टैक्स नहीं है. एंड हमने पढ़ा है इंटरनेशनल बिजनेस में टैक्स एंड ड्यूटी में डिफरेंस होते हैं, तो जब टैक्स आया तो ड्यूटी क्यों रिमूव होगी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14. In which of the following cases the doctrine of supervening impossibility will apply? इसमें से कौन से केस में doctrine of supervening impossibility apply होती है? So commercial impossibility में, difficulty in performance, impossibility known to the parties at the time of making of contract, या फिर strikes, lockouts and civil disturbances में. बताओ किस केस में अप्लाई होगी. So the correct answer will be number C, impossibility known to the parties at the time of making of contract. ऐसे केसेस में डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी अप्लाई होती है. नाउ
Question number 14 is done. Let's come to question number 15. Again, it's a match the following वाला question. तो क्या करना है, ये है आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट. सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा होगा ज़रूर आपने. तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है. प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड आंसर बाय योरसेल्फ. सो यहाँ आपके एक्शनेबल क्लेम्स, अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, ये सारे टाइप्स दे रखे हैं और यहाँ उनके डेफिनेशंस दे रखे हैं. सो द करेक्ट आंसर विल बी नंबर 4. A will be matched with 4. Actionable claims कौन से होते हैं? Which can be recovered only by means of a suit or an action in a court of law. बस एक हमने कोर्ट में बोल दिया, एक स्यू फाइल कर दिया अगर, तो वो एक्शनेबल क्लेम्स कहलाता है. नाउ नंबर बी, अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? इफ़ यू आर सेपरेटिंग द गुड्स सोल्ड, जो बेचा है, फ्रॉम अदर गुड्स सो एज टू डिटरमाइन आइडेंटिफाई द एक्चुअल गुड्स टू बी डिलीवर्ड. जो गुड्स डिलीवर होना है उसके लिए अगर आपने साइड किया है, गुड्स को सेपरेट किया है, तो वो कहलाता है आपका अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स. क्योंकि प्रॉपर तरीके, ऐसे आप समझ सकते हो, प्रॉपर तरीके से गुड्स को अरेंज किया, इसीलिए वो अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स हो गया. नाउ एग्जिस्टिंग गुड्स कौन से हैं? गुड्स मेड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. जब कॉन्ट्रैक्ट साइन की जा रही थी सेल के टाइम, तब जो गुड्स रखे गए थे वो एग्जिस्टिंग गुड्स कहलाते हैं. अब फ्यूचर गुड्स कौन से होते हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट में बोला है कि ये एक दिन बनेगा. अब सपोज़ मैंने एक शूज़ फैक्ट्री को कहा, एक शूज़ फैक्ट्री ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे एक बढ़िया सा डिज़ाइनर शू डिज़ाइन करके देंगे. तो वो कौन से गुड्स हो गए? वो फ्यूचर गुड्स में आ गए. ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी नंबर 4. Now let's move to the next question, question number 16. So here it is, arrange in the sequence steps in the procedure for calling a statutory company. Statutory company के लिए कौन कौन से steps होते हैं? उसको अगर statutory company बनानी है, हमें किसी भी कंपनी को वैल्यू देनी है statutory company की, तो कौन से प्रोसेस होते हैं? तो अगेन आपको अरेंज करना है सीक्वेंस में. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी नंबर 3. सबसे पहला काम क्या है आपका? 21 डेज़ की नोटिस पीरियड होती है. ओके, सबसे पहला तो ये है. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका कंटेंट्स ऑफ द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट. स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में कौन कौन से कंटेंट्स आएंगे वो रिप्रेजेंट करना होता है. एंड देन सर्टिफिकेशन मिलती है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट की, विच शैल नॉट लेस देन 2 डायरेक्टर्स, जिसमें 2 डायरेक्टर से कम नहीं होने चाहिए, और एक जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए. तो बेसिकली यहाँ स्टैट्यूटरी कंपनी के फीचर्स मैंने दे रखे हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान से देखें. एंड देन नंबर ई, अ सर्टिफाइड कॉपी. एक सर्टिफाइड कॉपी जो है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट की, वो कहाँ जानी चाहिए? रजिस्ट्रार के पास जानी चाहिए. नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप इज लिस्ट ऑफ मेंबर्स बनने चाहिए बिजनेस के कमेंसमेंट के पहले. स्टैट्यूटरी कंपनी उसको घोषित करने से पहले लिस्ट ऑफ मेंबर्स लिस्ट जो है वो रेडी होनी चाहिए. ओके, तो ये सारे स्टेप्स हैं एक स्टैट्यूटरी कंपनी के लिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 इज हेयर. 2 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और आपको बताना है इन स्टेटमेंट्स के बारे में अकॉर्डिंग टू द गिवन options here. So the first statement is patents are defined as monopoly rights. Patents monopoly rights के तरह डिफाइन होते हैं जो गवर्नमेंट ग्रांट करती है, गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट किया जाता है एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए. और वो टाइम पीरियड कितना है? 20 ईयर्स है. पेटेंट्स 20 ईयर्स के लिए किए जाते हैं. ओके, चलो ये तो सही बोल रहा है स्टेटमेंट 1. स्टेटमेंट 2 पे आते हैं अब हम. The purpose of granting patents is to encourage inventions by promoting their protection and utilization so as to contribute to the development of industries. Industries में development हो सके, इस वजह से patents grant करना बहुत अच्छा, उसको बहुत अच्छे से गवर्नमेंट भी इंकरेज कर रही है सो दैट प्रोटेक्शन यूटिलाइजेशन अच्छे से हो सके और डेवलपमेंट हो सके इंडस्ट्रीज़ की. ओके, तो क्या ये भी सही बोल रहा है? तो यस, ये भी स्टेटमेंट सही है. सो द करेक्ट आंसर विल बी बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नाउ
Let's move forward to the next question. Question number 18. So question number 18 is इसमें से कौन सा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू बोल रहा है, सही नहीं है रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट टू अवॉइड कैस्केडिंग इफेक्ट. कैस्केडिंग इफेक्ट को हमें अगर अवॉइड करना है तो इसमें कौन सा इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग गलत बोल रहा है, कौन सा गलत बोल रहा है, फाइंड आउट करना है आपको. सो द करेक्ट आंसर विल बी नंबर बी. बिल्कुल सी ए सी डी अगर आप पढ़ो बिल्कुल सही है, बट नंबर बी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ CGST या UTGST कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ CGST. ये सिर्फ हम CGST के पेमेंट के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, नहीं, गलत बोल रहा है. दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. सो 18 करेक्ट आंसर विल बी नंबर बी. अदर ऑप्शंस आर एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ let's move to question number 19. So here it is. Which one of the following conditions does not constitute a valid agency by necessity? इसमें से कौन सा एक valid agency को नहीं constitute करता, condition सही नहीं है एक valid agency के लिए, इसमें से कौन सा? So correct answer will be number D. Destruction, ये तो क्या ही बोलूँ, शब्द ही आगे गलत दे रखा है, ये डिस्ट्रक्शन सुन के ही गलत लग रहा है. डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. ओके, अगर डिस्ट्रक्शन बोल रहा है सब्जेक्ट मैटर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी डिस्ट्रक्शन है, तो ये वैलिड एजेंसी के अंदर नहीं आता, ये वैलिड एजेंसी नहीं है. ओके, सो नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर. सी कभी कभी ना कुछ वर्ड्स ही ऐसे आ जाते हैं जो देखकर लगता है नहीं भाई ये तो गलत बोल रहा है. आपको पूरी स्टेटमेंट पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती, बट ऐसा करना नहीं है हमें एग्ज़ाम में, इतने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है. मैं तो बोलूँगी 2 बार पढ़ो ऑप्शंस को. ओके, बट अच्छे से आंसर करो. यस, क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 इज़ द फर्स्ट ऑफेंस फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट्स. अगर कोई कॉपीराइट की इन्फ्रिंजमेंट करता है तो फर्स्ट ऑफेंस क्या है? कैन बी फॉर अ मैक्सिमम ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ, कितने दिन की जेल होगी और कितने की फाइन देनी होगी अगर कोई कॉपीराइट को फर्स्ट टाइम इन्फ्रिंजमेंट करता है. अगर फर्स्ट टाइम किसी कॉपीराइट किसी पे आता है तो उसका केस क्या होगा, उसमें उसको कितने की जेल होगी, मैक्सिमम कितने की फाइन होगी, वो आपको आंसर करनी है. सो करेक्ट आंसर विल बी 3 years. 3 years की होगी और फाइन कितनी देनी होगी, 2 lakhs. तो भाई बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा. ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी 3 years एंड अ फाइन ऑफ ₹2 lakh. ना सो 20 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं. चलो अब चलते हैं 21st क्वेश्चन पे. 21, क्वेश्चन नंबर 21 इज हेयर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्लाइड कंडीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. अच्छा, मैं एक बात बता दूं, क्वेश्चन नंबर 20 तक जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ना, ये सारे सिर्फ 2021 के ही क्वेश्चंस थे. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे. आपको पता है 3 शिफ्ट्स में हुए थे एग्ज़ाम, तो उन सारे शिफ्ट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई थी मैं. तो 2021 तक के क्वेश्चंस, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कर लिए. अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, जहां हमने 2020 के क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ. ओके, सो हियर इट इज़. द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्लाइड कंडीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर. इसमें से कौन सा एक इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए, गलत दे रखा है, कौन सा? सो द करेक्ट आंसर विल बी नंबर डी, दैट इज कंडीशन एज टू फ्री फ्रॉम इनकम्ब्रेंसेस. बिल्कुल गलत दे रखा है. सो नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 में है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन जो है वो मैंने कंपटीशन एक्ट में भी आपको करवाया है, तो वो देख सकते हो आप. तो इन्फॉर्मेशन को जो डिफाइन करता है अंडर RTI एक्ट 2002, इसमें से कौन सा नहीं आता उसके अंदर, वो बताना है आपने.
So the correct answer will be number C. That is file notings in the process. नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर. ये डेफिनेशन इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता. लॉग बुक्स आते हैं, सर्कुलर्स आते हैं, डेटा मटेरियल जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है ये सभी आते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं अब हम. So question number 23 is, under which section of Information Act, Technology Act of 2000 updated in 2008, stealing any digit asset or information is considered as cyber crime? देखो, एक तो चीज़ है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो 2000 का था वो कब अपडेट हुआ आपको पता चल गई. अभी 2008 में हुआ है अपडेट. और इसमें बोला जा रहा है, इसके अंदर बोला गया था क्या ऐसा कुछ था कि स्टीलिंग एनी डिजिट एसेट, किसी भी डिजिट एसेट को अगर आप स्टील करते हो, मीन्स एटीएम वगैरह की पिन्स वगैरह जो हैं इन सब को अगर आप इसकी चोरी करते हो या फिर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन की चोरी करते हो तो क्या वो साइबर क्राइम माना जाएगा? तो यस, माना जाएगा. तो वो कौन से सेक्शन के अंदर आता है? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? तो वो आता है आपका सेक्शन 65 के अंदर. ओके, सेक्शन 65 के अंदर. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं. आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर नॉट द फीचर्स ऑफ जीएसटी 2017 इन इंडिया? इसमें से कौन सा जीएसटी 2017 जो इंट्रोड्यूस हुआ है उसका फीचर नहीं है? तो चलो आंसर करने की कोशिश करो. So correct answer will be number 3, B and D only. A क्या है? GST is applicable on supply of goods and services. बिल्कुल सही बोल रहा है. Number B, GST is based on the principle of origin based taxation rather than principle of destination based consumption. नहीं, destination based consumption को भी GST में माना गया है. तभी तो कहते हैं दैट ऑल ओवर इंडिया में एक ही टैक्स अप्लाई हो रहा है क्योंकि हम डेस्टिनेशन ऑफ कंजम्पशन को कंसीडर करते हैं. ओके, तो वैसा कोई चेंज नहीं हुआ है. सो बी इज करेक्ट. यस, नंबर सी, इट इज़ अ डुअल टैक्सेशन विद सेंटर एंड स्टेट साइमल्टेनियसली लेवाइंग ऑन अ कॉमन बेस. तो नंबर सी भी सही बोल रहा है. डुअल टैक्सेशन सिस्टम तो है ही सेंटर एंड स्टेट को लेकर के, CGST, SGST. Now number D is GST is applicable on all goods and services without any exemptions. नहीं, exemptions तो मिले हुए हैं काफ़ी. तो B and D बिल्कुल गलत बोल रहा है. So number 3 will be the correct answer for this particular question. तो अब हम क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं. So question number 25 is, which one is false as per the relevant provisions of Indian Contract Act 1872? Indian Contract Act 1872 पढ़ा होगा ज़रूर, तो उसके बारे में इसमें से कौन सा गलत दे रखा है वो आपको फाइंड आउट करना है. So the correct answer will be number B. Assignment is the obvious mode of discharge of a contract. क्या discharge of a contract के लिए obvious mode assignment है? नहीं, बिल्कुल गलत. Number B is the correct answer and this is only the false statement in this particular question. Now number 26 पे चलते हैं हम. So 26 is again match the following है. ये इसमें आपको मैच करने हैं इन अकॉर्डिंग टू द गिवन डेफिनेशंस. तो इस तरफ आपको क्या दे रखा है? ये पार्टनरशिप के बारे में दे रखा और यहाँ इन पार्टनरशिप्स को डिफाइन किया है. तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर बाय योरसेल्फ. सो यस, द करेक्ट आंसर विल बी नंबर 2. ए की मैचिंग किसके साथ होगी? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कौन सी होती है? इट इज़ फॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक वेंचर और फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड के साथ हो तो वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कहलाती है. एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप कौन सी होती है बताओ? पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है जब हम 2 या उससे ज़्यादा इंडिविजुअल साथ मिलकर काम करते हैं तो वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहलाती है. अब सिंपल पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है? तो अगर मिनिमम 2 इंडिविजुअल मिल कर के काम कर रहे हो तो वो पार्टनरशिप कहलाएगी. मिनिमम 2 चाहिए लेकिन.
नाउ नंबर डी, म्यूचुअल एजेंसी कौन सी होती है? एक पार्टनर, अ पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एंड अ प्रिंसिपल इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। एक पार्टनर जो है वो दोनों हो सकता है, एक एजेंट भी और एक पार्टनर प्रिंसिपल भी एक पार्टनरशिप फॉर्म में, तो वो म्यूचुअल एजेंसी कहलाती है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So here is your next question. Sorry. So लिस्ट 1 में आपको दे रखा है यहाँ आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एंड कंपटीशन एक्ट। एंड देन यहाँ आपके लिस्ट 2 में वेट, सो येस, एंड लिस्ट 2 में यहाँ आपके ईयर्स दे रखे हैं. सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू मैच अकॉर्डिंग टू द गिवन ईयर्स. कब कौन सा लॉन्च हुआ है, कब कौन सा एक्ट आया है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी नंबर 4, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में इंट्रोड्यूस हुआ है. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 में. आपका नंबर सी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, सॉरी, yes, right to information act was introduced in 2005 and information technology act was introduced in 2000. Then competition act was introduced in 2002. So the correct answer will be number 4. Now let's move to the next question, question number 28. मीनिंग ऑफ अनपेड सेलर इज, अनपेड सेलर की मीनिंग क्या है, कौन अनपेड सेलर कहलाता है, वो आपको आंसर करना है. The person who has not paid the price, the person who has sold the goods and received the price, the person who has sold the goods and has not received the price yet, या फिर the person who has not sold the goods. So the correct answer will be number C, the person who has sold the goods and has not received the price yet. जिसने goods बेच दिया बट बेचारे को अब तक पैसे ही नहीं मिले, तो वो अनपेड सेलर कहलाता है. ओके. Now, question number 29. Question number 29 is, again the statements are given and you just have to find out whether it is correct or not. Statement 1 is, contracts whose objects or consideration are unlawful are void. Contracts जिनके objects और consideration ही unlawful होते हैं वो void कहलाते हैं. क्या ये आंसर सही दे रखा है? And statement 2 is given, contracts in restraint of legal proceedings are void. Contracts जो restrain होते legal proceedings के वो void कहलाते हैं. क्या ये statement सही दे रखा है? Please try to answer by yourself. Pause the video and try to answer. So the correct answer for this particular question will be number A. Yes, both statements are correct. दोनों ही सही statements हैं. Now, question number 30 and this is the last question. The question is, tax audit is compulsory in case of a person in carrying on business whose gross turnover exceeds. टैक्स ऑडिट कंपलसरी है एक पर्सन की केस में अगर वो पर्सन बिजनेस कैरी करता है जिसका टर्नओवर कितना है, किससे ज़्यादा आपका टर्नओवर होगा, एक पर्सन की बिजनेस का टर्नओवर कितना ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा होगा, सो दैट उस पर टैक्स ऑडिट कंपलसरी होगी. सो द करेक्ट आंसर विल बी 1 करोड़. अगर 1 करोड़ से ज़्यादा होता है आपकी बिजनेस का ग्रॉस टर्नओवर तो आपकी बिजनेस पे टैक्स ऑडिट आएगी, कंपलसरी होगी. So these are the 30 questions we have discussed. और अब आपने क्या बताना है, आपने बताना है how much did you score. आपने कितना स्कोर किया आउट ऑफ 30. आउट ऑफ 30 आपने टोटल कितने स्कोर बनाए. सो प्लीज़ राइट योर आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन. और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना. एंड येस, दीज आर माई सोशल मीडिया, इस पर भी मुझे ज़रूर फॉलो करें, इसमें भी पोस्ट आती हैं. एंड पीडीएफ्स के लिए टेलीग्राम पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे सारे पीडीएफ्स प्रोवाइड करूँगी. ओके, सो थैंक यू सो मच. मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में. एंड येस, नेक्स्ट क्लास में कौन सी टॉपिक आप चाहते हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखना, बिकॉज यू नो कुछ
लोगों को रिवीजन सीरीज़ चाहिए, तो कुछ को कुछ टॉपिक्स चाहिए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आप, अगर आपको कोई टॉपिक पे डिस्कशन चाहिए तो आप वो टॉपिक लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको रिवीजन क्लास चाहिए तो कौन से यूनिट पे रिवीजन क्लास चाहिए वो भी ज़रूर लिख कर बताना। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर।